इसके बाद ये आपको इसके जो क्लासिफिकेशन है ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये वाला टॉपिक आपका याद करने वाला ज़्यादा है, आपको सारी चीज़ें याद करनी। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की दूसरी कैटेगरी में, अब पहला तो हम लोगों ने टर्पीन को तो देख लिया, दूसरा है फिनोलिक्स। ठीक है, अब फिनोलिक्स भी कहते हैं इसको, फिनोलिक्स हो गया, फिर फिनॉल्स भी कहते हैं, प्रोपेनॉइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए इनको प्रोपेनॉइड्स भी कहते हैं, पॉलीफिनॉल्स भी कहते हैं, पॉलीफिनॉल्स भी। तो ये इतने सारे इसके नाम हैं, अगर ये कोई भी नाम आता है तो आप समझ जाइए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एक कैटेगरी है फिनोलिक्स, चाहे इसको फिनॉल कहिए, चाहे प्रोपेनॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स कहिए, चाहे पॉलीफिनॉल्स कहिए। अब इसमें भी कैटेगरी, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कैसे बना, ये फिनॉल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये फिनॉल वाला स्ट्रक्चर बना है, इस तरह से इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। या आप इसको फिर दूसरी चीज यहाँ पे है कि ये कई तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल फिनॉल्स, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये सिंपल फिनॉल्स हैं। फिर कुछ फिनॉल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल प्रोपेन, उनके पास प्रोपेन रिंग होता है, फ्लेवोनॉइड्स, ये सारे किस में आ गए, फिनोलिक्स में। तो ये जितने भी सब आपने नाम सुने होंगे कभी ना कभी कि फिनॉल्स मीन सिंपल फिनॉल्स हो गया, फिनोलिक्स हो गया, या फिनाइल प्रोपेन हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिंपल फिनॉल का वेनिलीन एग्जाम्पल है, फिनाइल कार्बोक्सिलिक का गैलिक एसिड एग्जाम्पल है, और फिनॉल प्रोपेन का कॉमेरिन है। तो ये सब हम आपको आगे अभी इसका दे देंगे कि इसमें कौन कौन से क्या क्या मॉलिक्यूल आते हैं। इसके बाद अब हम लोग की थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है वो एन कंटेनिंग, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल बेसिकली तो एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं, मेन रूप से किससे सिंथेसाइज होते हैं, अमाइनो एसिड से। लेकिन ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं वो उनके पास, लेकिन अगर कोई नाइट्रोजन कंपोनेंट है तो वो एन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ रहे बात को कि एन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कोई भी ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिनके पास नाइट्रोजन है तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, एन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड के भी हो सकते हैं, प्यूरिन्स के हो सकते हैं, निकोटिनिक एसिड के हो सकते हैं, ये किसी भी चीज के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, बट मीन्स कंडीशन क्या है, उनके पास एक नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट मीन्स मॉलिक्यूल जरूर होना चाहिए। अब अगर हम लोग एन कंटेनिंग की बात करें तो कुछ ऐसे एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम लोग ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं, ऐसे ग्लाइकोसाइड्स जिनके पास नाइट्रोजन कंपोनेंट भी हो। और ग्लाइकोसाइड का मतलब ही आप जानते हैं क्या होता है, ग्लाइकोसाइड का मतलब होता है कि जब कोई यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल देखिए जुड़ा हुआ है, इस मॉलिक्यूल से कोई शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा है, तो ये होता है ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स में यहाँ पे लिखा है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, मतलब कि ऐसा ग्लाइकोसाइड जिसके पास एक CN ग्रुप जुड़ा है। अब CN ग्रुप आप समझ रहे हैं कि एक तो साइनोजेनिक मीन्स में यहाँ पे देखिए CN ग्रुप जुड़ा है, तो CN ग्रुप जुड़ने से क्या होगा कि इसको नाइट्रोजन मिल जाएगा और बाकी ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर तो है ही, तो उसको बोलते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है यहाँ पे, ये आप देखेंगे ग्लूकोसिनोलेट। ग्लूकोसिनोलेट में क्या है, यहाँ पे ग्लूकोसिनोलेट में जैसे कि आपने मस्टर्ड ऑयल अगर कभी पैन में डाला हो तो आपने देखा होगा कि बहुत पंजेंट स्मेल आती है, या आपके आंख में बहुत तेज से लगता है, तो वो किसकी वजह से लगता है, उसमें ग्लूकोसिनोलेट्स होता है। तो ये कैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं जिनके पास यहाँ पे सल्फर ग्रुप रहता है, मतलब नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी रहता है। हम अभी आगे आपको इसमें मीन्स थायोल सल्फर ग्रुप रहता है, इसमें क्या रहता है, थायोल सल्फर ग्रुप, जिस सल्फर, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। अब इसके बाद एन कंटेनिंग में ही दूसरी कैटेगरी होती है एल्कलॉइड्स की। कुछ एल्कलॉइड्स ट्रू एल्कलॉइड्स होते हैं, कुछ प्रोटो एल्कलॉइड्स होते हैं और कुछ स्यूडो एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। ट्रू एल्कलॉइड्स का मतलब कि जो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि भाई नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं, अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एल्कलॉइड्स, ट्रू एल्कलॉइड्स तब होगा जब वो अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज हो और उनके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या हो कि मीन्स कि एक नाइट्रोजन होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे
प्रोटोअल्कलॉइड्स में मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनके रिंग में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होना चाहिए, इनके पास एक नाइट्रोजन ग्रुप होना चाहिए, और सिंथेसिस तो इनकी अमाइनो एसिड से ही हो। स्यूडो अल्कलॉइड्स में क्या है, स्यूडो अल्कलॉइड्स में ऐसे मॉलिक्यूल जो कि अमाइनो एसिड से नहीं ओरिजिनेट होते हैं, अमाइनो एसिड से ना ओरिजिनेट होके अदर मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड या टर्पीन्स वगैरह से, इस तरह से ओरिजिनेट होते हैं। मतलब कि जो बेसिकली अमाइनो एसिड से ना ओरिजिनेट हो उनको स्यूडो, इसीलिए स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, स्यूडो अल्कलॉइड्स कहते हैं। तो बेसिकली अल्कलॉइड्स किससे सिंथेसाइज होते हैं, अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल, तो ये दोनों तो अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन इनको ट्रू क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन होता है। इनको प्रोटो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें होता तो है नाइट्रोजन, लेकिन जरूरी नहीं कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में हो। स्यूडो अल्कलॉइड्स जो कि नाइट्रोजन, जो कि अमाइनो एसिड से ना सिंथेसाइज हो, तो उनको स्यूडो अल्कलॉइड्स कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अल्कलॉइड्स के मतलब दिया हुआ है एग्जाम्पल। जैसे कि ट्रू अल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल होता है ल्यूपिन, प्रोटो अल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल होता है कोलिशिन, आपने सुना होगा कोलिशिन, और स्यूडो अल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल होता है कैफीन। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हम आपको आगे इसके सारे एग्जाम्पल्स दें कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं। मतलब अभी पूरा आपने सिंथेसिस तो नहीं पढ़ा है, लेकिन कैसे सिंथेसाइज होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट से वो बनते हैं। इनके मेजर 3 कैटेगरीज होते हैं, टर्पीन्स होते हैं, फिनॉलिक्स होते हैं, तीसरे एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं। टर्पीन्स लिपिड लाइक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए से। इसके बाद फिनॉलिक्स क्या होते हैं, OH कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, OH कंटेनिंग, और इसमें देखिए ये फिनॉलिक OH कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। एन कंटेनिंग ऐसे कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिनके पास नाइट्रोजन है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब हम लोग यहाँ पे, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, प्राइमरी मेटाबोलाइट से होती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, इससे पूरा बताया गया है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि CO2 और वाटर, ये कौन लेगा, प्लांट लेंगे, ठीक है, प्लांट इसको लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने का मकसद क्या होता है, शुगर को बनाना। अब ये शुगर बन गया, अभी शुगर बना तो शुगर, फिर रेस्पिरेशन, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए, फिर अमाइनो एसिड, ये सब सिंथेसिस होती है। ये प्राइमरी मेटा, ये जितना ब्लू दिख रहा है ये सब क्या है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट वाला प्रोसेस है। ये तो प्लांट में होना ही होना है, ये तो किसी भी सेल में होना ही होना है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके बाद अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैसे बनते हैं, क्योंकि ओरिजिन कैसे है, प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही ये ओरिजिनेट होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो फिर किस तरह से ये ओरिजिनेट हो पाते हैं, तो जैसे सपोज कि शुगर बना, अब शुगर का बाई प्रोडक्ट बन गया सेपोनिन या कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये सब क्या थे, एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल थे। फिर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, ये भी एन कंटेनिंग, ग्लूकोसिनोलेट, ये भी एन कंटेनिंग। तो इस तरह की सिंथेसिस हो गई। अब इसके बाद, अब ये तो शुगर से डायरेक्ट इनकी सिंथेसिस हो रही, और शुगर के फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे आपने क्या देखा कि एसिटिल कोएंजाइम ए से क्या बन रहा है, टर्पीन्स। जैसे हमने बताया कि एसिटिल कोएंजाइम ए से टर्पीन की सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे देखिए एसिटिल कोएंजाइम ए से क्या बन गई, टर्पीन्स बन गए, टर्पिनोइड्स बन गए। फिर इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए से मेलोनिल कोएंजाइम ए बनता है, मेलोनिल कोएंजाइम ए और साथ में यहाँ पे फिनॉल्स मिलके फ्लेवोनॉइड्स बना लेते हैं। ये फिनॉल्स कैसे बने, अमाइनो एसिड, भाई फिनॉल्स है तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड से मिलके बनेंगे। तो अमाइनो एसिड्स ने क्या बनाए, फिनॉल्स बनाए, एल्कलॉइड्स बनाए। देखिए सारे क्या हमने बताया था ना कि सारे अमाइनो एसिड ओरिजिन होती है, तो अमाइनो एसिड से फिनॉल और एल्कलॉइड्स बने। ये फिनॉल्स आगे चल के लिग्निन बनाते हैं, फिर लिग्निन बना, ये फिनॉल्स और ये मेलोनिल कोएंजाइम में दोनों मिलके फ्लेवोनॉइड्स बनाते हैं। इस फ्लेवोनॉइड से टैनिन बन रहा है। तो जितने ये येलो कंपोनेंट दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सब है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो ब्लू दिख रहा है वो सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस हो रही है। अगर शुगर ना हो तो ये सब नहीं बनेगा, अगर एसिटिल कोएंजाइम ए ना हो तो टर्पिनोइड्स नहीं बनेंगे, अगर अमाइनो एसिड ना हो तो एल्कलॉइड्स, फिनॉल्स नहीं बनेंगे, ठीक, टैनिन और लिग्निन नहीं बनेगा। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि जो प्लांट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाता है उन्हीं से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की ओरिजिन। अब यहाँ पे हम लोग और डिटेल में इसकी ओरिजिन देखते हैं, और डिटेल में हम लोग इसकी ओरिजिन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरा एक पाथवे दिया गया है,
क्योंकि हमने 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल देखे, कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि टर्पीन्स, फिनोलिक्स और एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये जो मॉलिक्यूल्स, इनकी जो सिंथेसिस हो रही है, इनकी सिंथेसिस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये CO2 है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हुआ। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म मीन्स कि ये प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म ही तो हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसके थ्रू क्या क्या बनता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है और जब ये CO2 फिक्स किया जाता है, तो उस समय जब आप पढ़ेंगे केल्विन साइकिल तो वहाँ पे देखेंगे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट भी बनता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी बन सकता है, पायरुवेट भी बन सकता है, और फॉस्फोग्लिसरेट 3PGA तो बनता ही। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट ये बनते हैं जब इसकी फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये क्या हो गए, सारे तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए, क्योंकि ये प्राइमरी इनकी ओरिजिन है। अब इन्हीं मॉलिक्यूल से कैसे कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। अब क्या होता है कि एक शिकमिक एसिड पाथवे होता है, और शिकमिक एसिड पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट में वो सिंथेसाइज करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड को। तो क्योंकि जो फिनोलिक्स होते हैं या क्या कहते हैं एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल या फिनोलिक्स वगैरह हैं, तो वो सब कैसे सिंथेसाइज होते हैं, वो उनमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि शिकमिक एसिड पाथवे है। शिकमिक एसिड पाथवे से यहाँ पे शिकमिक एसिड पाथवे में जो प्रिकर्सर होता है, बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है फिनाइल एल्निन। फिनाइल एल्निन शिकमिक एसिड पाथवे से क्या बने, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बने, फिनाइल एल्निन प्रिकर्सर होता है, और इससे ही फिर क्या होते हैं, फिनोलिक्स कंपाउंड बनते हैं। फिनोलिक्स कंपाउंड बनते हैं। यहाँ से क्या बन रहा है, इसका हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे। अभी इतना आप देखिए कि शिकमिक एसिड पाथवे में फिनाइल एल्निन इन्वॉल्व होके एज ए प्रिकर्सर काम करता है, और प्रिकर्सर काम कर, क्योंकि शिकमिक एसिड पाथवे का काम क्या, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनना, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड में 3 अमाइनो एसिड आते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एल्निन। तो उसमें से जो फिनाइल एल्निन है वो ज्यादातर बेसिकली रोल प्ले करता है, और वो फिनोलिक्स को बनाने में हेल्प करता है। तो फिनोलिक्स बन गए। ठीक है, फिनोलिक्स बन गए। तो फिनोलिक्स किस पाथवे के थ्रू बने, शिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू बने। तो देखिए यहाँ पे लिखा है शिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू फिनोलिक बना। तो अभी एक पाथवे हमें मिला फिनोलिक्स बनाने का। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, TCA भाई पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम A बना, और फिर TCA साइकिल में एंट्री लेता है और ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड बना। ये इन्वॉल्व होता है एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में। इसमें इन्वॉल्व होता है एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में। तो देखिए एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में एक ये TCA के थ्रू एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए पायरुवेट। अब पायरुवेट कहाँ पे, मैप पाथवे में एंट्री लेता है। किसमें एंट्री लेता है, मैप पाथवे। ठीक है, मैप पाथवे क्या होता है, मिथाइल इरिथ्रियोल फॉस्फेट पाथवे। इसको जब हम लोग टर्पीन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस पाथवे के बारे में बताएंगे। तो मैप पाथवे, पायरुवेट्स मैप पाथवे में एंट्री लेता है और टर्पीन्स की सिंथेसिस करता है। तो मीन्स टर्पीन्स के लिए कौन सा पाथवे हो गया, मैप हो गया। तो एक टर्पीन तो यहाँ पे मैप के थ्रू बन रहा है। दूसरा देखिए एसिटिल को, एक तो पायरुवेट से डायरेक्ट मैप पाथवे में एंट्री लेके टर्पीन बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, पायरुवेट चेंज हो एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए मेवालोनिक एसिड पाथवे में पार्टिसिपेट करे और टर्पीन्स बनाए। तो टर्पीन्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 पाथवे मिल गए, एक मेवालोनिक एसिड पाथवे मिल गया, मेवालोनिक याद रखना है। ठीक है, मेवालोनिक एसिड पाथवे होगा, और एक क्या हो गया, मिथाइल इरिथ्रियोल फॉस्फेट पाथवे। तो ये 2 पाथवे के थ्रू क्या हो रहा है, ये 2 पाथवे के थ्रू बन रहा है टर्पीन्स। ठीक है, ये 2 पाथवे के थ्रू बन रहा है टर्पीन्स। तो ये आप याद कर लीजिए कि मेवालोनिक एसिड पाथवे और मैप पाथवे के थ्रू टर्पीन बन रहा है। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिटिल कोएंजाइम ए बीच में एंट्री लेता है मेलोनिक एसिड पाथवे में, और मेलोनिक एसिड पाथवे में एंट्री लेने के बाद क्या बनाता है, फिनोलिक्स बनाता है। तो यहाँ पे देखिए फिनोलिक्स में एक शिकमिक एसिड पाथवे, यहाँ के थ्रू तो फिनोलिक्स बन रहे थे, अब यहाँ के थ्रू भी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे हो गए मेलोनिक एसिड पाथवे। तो ये क्या हो गया, मेलोनिक एसिड पाथवे के थ्रू बन रहा है। इसके बाद अब यहाँ पे एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। अब देखिए एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो ये बन रहे हैं, यहाँ पे ये शिकमिक एसिड पाथवे एरोमेटिक पाथवे के थ्रू डायरेक्ट एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बना दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, शिकमिक एसिड पाथवे। तो इस तरह से ये पूरे पाथवेज ये आपको याद कर लेना है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
ठीक है, कि टर्पीन्स को बनाने के लिए कौन कौन से पाथवे हैं, मैप पाथवे, मेवेलोनिक एसिड पाथवे, मैप पाथवे, मेवेलोनिक एसिड पाथवे। फिनोलिक्स बनाने के लिए कौन कौन सा पाथवे है, शिकमिक एसिड पाथवे, क्योंकि एरोमेटिक अमाइनो एसिड से डायरेक्टली एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन रहा है, और या फिर ये इस पाथवे के थ्रू, सॉरी ये मेवेलोनिक एसिड, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जाके फिर इस तरह से यहाँ पे एंट्री ले रहा है। तो ये एन कंटेनिंग, ये एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एन कंटेनिंग के लिए क्या क्या है, शिकमिक एसिड और टीसीए। तो एक ये टीसीए के थ्रू बन रहा है और एक ये इसके थ्रू बन रहा है, ये वाला जो पाथवे चल रहा है। तो एन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के लिए दो हो गए। फिनोलिक्स के लिए देखिए, फिनोलिक्स के लिए एक शिकमिक एसिड पाथवे, ये शिकमिक एसिड पाथवे से डायरेक्ट फिनोलिक्स बन रहे हैं, और दूसरा कौन सा पाथवे है, मेलोनिक एसिड पाथवे। ये मेलोनिक एसिड के पाथवे से, ये देखिए मेलोनिक एसिड यहाँ पे आ रहा है, और ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके दोनों मिला के फिनोलिक्स बना। तो इस तरह से ये पूरे पाथवे क्या करते हैं, ये पाथवेज ये सिंथेसिस करते हैं। मींस कि टर्पीन्स की सिंथेसिस के लिए मैप और एमवीए पाथवे होता है, फिनोलिक्स के लिए शिकमिक एसिड, मेलोनिक एसिड पाथवे। और कंफ्यूज मत होइएगा मेवेलोनिक और मेलोनिक में, मेवेलोनिक एसिड पाथवे टर्पीन्स में इन्वॉल्व होता है और मेलोनिक एसिड पाथवे फिनोलिक्स में होता है। एन कंटेनिंग के लिए शिकमिक एसिड पाथवे और टीसीए। तो ये होता है पूरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ये तो एक आपको इस तरह से बताया गया कि आपको पाथवेज याद हो जाएं, लेकिन ये पाथवेज इतने जितने शॉर्ट में दिए इतने शॉर्ट में तो होते नहीं होंगे, इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते होंगे तब ये सिंथेसाइज होते होंगे। लेकिन फिर भी आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ये इतना तो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको एकदम याद कर लेना कि किससे कौन से पाथवे की सिंथेसिस होती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ओरिजिन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक्सिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन आपने सुना है, टेट्रासाइक्लिन, तो ये सब क्या है, माइक्रोबियल ओरिजिन है। ठीक है, माइक्रोब से ये ओरिजिनेट होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये पेनिसिलिन, ये टेट्रासाइक्लिन सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फाइटोएलेक्सिन फिनोलिक कंपाउंड्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं। फाइटोएलेक्सिन से क्या होता है कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या जब कोई हाइपर सेंसिटिव मीन्स उसमें एचआर इफेक्ट होता है तो उस समय भी ये रिस्पॉन्स करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये माइक्रोबियल ओरिजिन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, हम लोग इसके रोल तो देख ही चुके हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। हाँ, हम लोगों ने फंक्शन तो देख ही लिए थे ऑलरेडी। इसमें क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोसिंथेसिस पाथवे रिजल्ट इन बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स की सिंथेसिस के लिए कौन कौन से थे, मेवेलोनिक एसिड पाथवे और मैप पाथवे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर डाइवर्स एरे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट। द फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। They protect plant against being eaten by herbivores and against being infected by microbial pathogen। तो ये तो सही हो सकता है, ठीक है, ये सही हो सकता है। टर्पीन्स आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर सिंथेसाइज बाय मैप एंड शिकमिक एसिड पाथवे। तो शिकमिक एसिड पाथवे से तो टर्पीन सिंथेसाइज होते नहीं, तो ये रॉन्ग। The most abundant class of phenolics in plant are derived from the phenylalanine। तो ये भी हमारा सही हो। Alkaloids are the nitrogen containing secondary metabolite in plant। ये भी सही हो। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, C and D। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए। और इसके बाद अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे